इनिशियली ईरान को काफ़ी ज़्यादा झटका सा लगा, क्योंकि उनके कुछ लॉन्चर्स जो थे उनको भी बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अभी ईरान जो है बड़े पैमाने पर जॉबी कार्रवाई कर रहा है, और तेल अवीव में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, हाइफा में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ और शहरों में भी नुकसान हो रहा है। फिर फूड प्राइसेस, फर्टिलाइज़र प्राइसेस बढ़ जाएंगी, सारी इकोनॉमी दुनिया की डीरेल हो जाएगी, सप्लाई चेन जो है फर्दर डिस्टर्ब हो जाएगी, और इनका सबका ज़बरदस्त असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट के ऊपर, शेयर प्राइसेस के ऊपर। और हमारे जो इजराइल ईरान के बीच में पिछले 5 दिन से युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में अब दोनों देश ने जो है एक दूसरे पर हमले और तेज कर दिए हैं, लेकिन इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा, इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी हैं। सर, इजराइल कह रहा है कि हमने आत्मरक्षा के लिए जो है ये हमला किया, कहीं ना कहीं इसकी मेन जड़ जो है परमाणु बम माना जा रहा है। आपको इसका वास्तव वजह क्या लगती है इस युद्ध की? देखो, जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल का 3 कारणों की वजह से हमने युद्ध किया। पहले की कह रहे हैं कि जहाँ तक ईरान है, ईरान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वो उनके वजूद को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा, वो कह रहे हैं उनके इंटेलिजेंस ने साफ तौर पे कहा कि अगले कुछ दिनों में जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है 8 से 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है। और तीसरा, उनको लगा कि ये सबसे उचित समय है, जबकि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, हाउथीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, और वो ईरान के 4 तरफा इसराइल के ऊपर हमला नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने समझा कि यही समय है सबसे बेहतर कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करना, और इसी को निगाह में रखते हुए उन्होंने सरप्राइज, स्टेल्थ और स्पीड का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से उन्होंने 6 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला किया। उनके टॉप कमांडर्स जो IRGC के और उनके मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को मार दिया, कुछ प्रोफेसर्स को मार दिया, और एज ऑफ टुडे उनके 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया, और 20 से ज़्यादा उनके मिलिट्री के कमांडर्स को मार दिया, और IRGC के। इनिशियली ईरान को काफ़ी ज़्यादा झटका सा लगा, क्योंकि उनके कुछ लॉन्चर्स जो थे उनको भी बर्बाद कर दिया गया। लेकिन अभी ईरान जो है बड़े पैमाने पर जॉबी कार्रवाई कर रहा है, और तेल अवीव में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, हाइफा में भी बड़ा नुकसान हो रहा है, कुछ और शहरों में भी नुकसान हो रहा है, वेस्ट बैंक में भी नुकसान हो रहा है, जेरूसलम में भी नुकसान हो रहा है। और आए दिन ये हमले और भयंकर होते जा रहे हैं, और एक दूसरे की तरफ ज़्यादा तबाही हो रही है, ज़्यादा बर्बादी हो रही है। मुझे नहीं लगता बिना अमेरिका की मदद के इसराइल का जो लक्ष्य है कि हर प्रकार से वो न्यूक्लियर उनकी कोशिश को ख़त्म कर दे। फरदौ जो है, जो सबसे बड़े न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, वो पूरी इंटैक्ट है, वहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो तकरीबन 100 मीटर पहाड़ियों के नीचे है, और इसराइल के पास में कोई क्षमता नहीं उसको बर्बाद करने के लिए। वो टास्क उसने दिया था मोसाद को, लेकिन मोसाद के जो ट्रक्स उधर जा रहे थे, 12 के 12 ट्रक पकड़े गए, उसके एजेंट पकड़े गए। अभी ग्राउंड अटैक लगता है कि संभव नहीं है, और अमेरिका अगर इन्वॉल्व नहीं होता, और उनको B-52 बॉम्बर ही है जिसके माध्यम से वो GU-734 बॉम्ब है, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो उस माफी के डीप टारगेट को बर्बाद कर सकता है। अगर अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होता तो वो कायम रहेगा। दूसरा, मुझे साफ तौर पे नज़र आता है कि ईरान को भी लगता है कि उनको सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल खतरा ईरान से, इसराइल से और अमेरिका से है, और उनकी कोशिश और तेज़ हो जाएगी न्यूक्लियर हथियार को हासिल करने के लिए। लेकिन सर, इसका भारत पर कितना असर पड़ने वाला, सामरिक तौर से और आर्थिक रूप से? भारत पे तो असर पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि भारत जो है अपना 85 to 90% जो है ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है, और बड़े पैमाने पर जो है गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं कतर से और ईरान से। ऑयल इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे। फिर हमारा बड़े पैमाने पर डायस्पोरा है मिडल ईस्ट में, जो सबसे ज़्यादा हमको फॉरेन रेमिटेंसेस भेजता है, उसके ऊपर असर पड़ेगा। फिर हमारा छाबहार पोर्ट जो है, जो हमको कनेक्टिविटी देता है अफ़गानिस्तान में और सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ में, उसमें भी रुकावट आ सकती है। फिर जो हमारे इंपोर्ट बिल है उसमें उछाल आएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं, जो फ्रेट चार्जेस बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ गया है। फिर जो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट होता है मिडल ईस्ट में और यूरोप वगैरह में, वो भी रेड सी के माध्यम से नहीं जा सकते, स्यूज़ कैनाल के माध्यम से नहीं जा सकते। केप ऑफ गुड होप से हज़ारों किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो जाता है, उसमें 30 to 40% फ्रेट चार्जेस बढ़ जाएंगे, जिससे आपका फिस्कल डेफिसिट है
जो आप कह रहे हैं कि हम 4.4 फिस्कल डेफिसिट अख्तियार करना चाहते हैं, वो उसमें शायद 30 to 40% इजाफा हो सकता है। फिर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट में भी प्रॉब्लम होगी। फिर हमारी महंगाई बढ़ सकती है, हमारी जो जीडीपी है हम चाहते हैं 6.3 या 6.5 एनुअल ग्रोथ हो, उसमें भी गिरावट आ सकती है। फिर हिंदुस्तान के 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ईरान के अंदर, 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इसराइल के अंदर, उनको सुरक्षित रूप से निकालने उसमें भी बहुत खर्चा आएगा गवर्नमेंट का, जिसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। फिर फूड प्राइसेस, फर्टिलाइज़र प्राइसेस बढ़ जाएंगी, सारी इकोनॉमी दुनिया की डीरेल हो जाएगी, सप्लाई चेन जो है फर्दर डिस्टर्ब हो जाएंगी, और इनका सबका ज़बरदस्त असर पड़ेगा हमारी इकोनॉमी को, स्टॉक मार्केट के ऊपर, शेयर प्राइसेस के ऊपर और हमारे जो करेंसी के ऊपर। सर, अंतिम सवाल है कि ईरान और इजराइल के बीच में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ये युद्ध और बढ़ता है, दुनिया दो ध्रुवों में बढ़ जाती है, तो भारत किस तरफ रुख करेगा अपना? भारत ज़बरदस्त दुविधा में है। हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं दोनों के साथ में। इकोनॉमिक ताल्लुकात हैं ईरान के साथ में, मिलिट्री ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ में। दोनों ही देश हिंदुस्तान को सपोर्ट करते रहे हैं। तो भारत क्या तटस्थ नीति अपनाएगा? भारत की एम्बिगुइटी रहेगी। देखो, जो रेजोल्यूशन पास हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन जनरल असेंबली में, हिंदुस्तान ने एब्सटेन किया। जो एससीओ में हुआ तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि हम उस डिस्कशन में मौजूद नहीं थे, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हिंदुस्तान की केवल एक ही कोशिश होगी कि दोनों को समझाया जाए कि बातचीत के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से कुछ समझौता किया जाए। हिंदुस्तान किसी सिचुएशन में नहीं है किसी एक की पक्षबाजी करने की। अमेरिका युद्ध रुकवा सकता है, क्योंकि वो लगातार जो परमाणु समझौते करने का दबाव ईरान पर बना रहा है। अगर देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेसिडेंट बनने से पहले कहा था कि 24 घंटे प्रेसिडेंट बनेंगे तो इजराइल हमास की लड़ाई को बंद करा देंगे, रशिया यूक्रेन की लड़ाई को बंद करा देंगे। क्या कर सके? इसी माफी को यहाँ भी धमकी दे रहे हैं। धमकियों से बात नहीं मानी जाती, क्योंकि धमकी को ईरान जो है नज़रअंदाज करेगा। उसको सपोर्ट है 3 बड़ी शक्तियों से, रशिया से, चाइना से, नॉर्थ कोरिया से। वो धमकियों का क्या आगे नहीं झुकेगा। अगर डील के माध्यम से ही, डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं हर एक चीज़ का मसला है डील। आज तक तो उनके कोई डील भी सक्सेसफुल नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बारी प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा था डील के माध्यम से नॉर्थ कोरिया के साथ कोई समझौता कर लेंगे। 2 बारी किम जोंग से मिले, उससे किम जोंग की प्रेस्टीज और स्टेटस बढ़ा, लेकिन अमेरिका कोई डील नहीं कर पाया। लेकिन उनकी कोशिश जारी रहेगी। मुझे नहीं पता सक्सेस होती है कि नहीं होती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल जी। इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, अगर विश्व युद्ध की तरफ ये रुख हुआ तो कहीं ना कहीं भारत को इसका खामियाजा आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन देखने वाली बात भी ये होगी कि भारत आखिरकार उस वक्त क्या नीति अपनाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।